जी नाज़रीन, वेलकम बैक। मैं बात कर रहा था यूरोपियन जो है रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में कि जो लोग अभी भी लोग हमारे पास आते हैं कि वो कहते हैं जी अगर कोई तरीक़ाकार हो कि हमारे जो डिपेंडेंट फैमिलीज़ मौजूद हैं पाकिस्तान में, हम क्या उनको जो है वो इंग्लैंड लेकर जा सकते हैं। तो उसके हवाले से मैं बात कर रहा था कि इंग्लैंड तो आने के चांसेस जो हैं वो नहीं हैं, लेकिन आयरलैंड में आप आ सकते हैं क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन आइलैंड के जो है वही पुराने यूरोपियन रूल्स एंड रेगुलेशन जो यहाँ पे लागू होते थे वहाँ पे स्टिल लागू हैं। और उसके ज़रिए आप जो है वो रेजिडेंस आइलैंड की आपके जो डिपेंडेंट है उनको मिल जाती है। आपको मूव होना को ज़रूरी नहीं है, आपने ये बताना है कि आप मूव होंगे। आप अगर ने इरादा कर लिया है कि आप यूरोपियन कंट्री जहाँ भी रहे हैं वहाँ से आप मूव होकर आइलैंड जाएंगे और जो आपके डिपेंडेंट हैं उनको आप साथ लेकर जाएंगे। सो वो एप्लीकेशन आप करेंगे आइलैंड जो इमिग्रेशन है वहाँ पे। जब उनका वीज़ा लग जाता है तो फिर आप सब एक साथ जो है वो फिर आइलैंड में मूव हो सकते हैं, क्योंकि आइलैंड जो है उनके एग्रीमेंट इंग्लैंड के साथ जो है वो है, जहाँ से आप फिर अगर इंग्लैंड आना चाहते हैं या यहाँ पे जो है वो सेटल होना चाहते हैं तो फिर आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि नॉर्दर्न आइलैंड जो है वो इनफैक्ट स्टिल इंग्लैंड का ही पार्ट है। और नॉर्दर्न आइलैंड से आइलैंड में दाखिल होना वो वहाँ पे कोई ऐसी रुकावट नहीं है कोई इमिग्रेशन की। तो फिर आप वहाँ से अगर नॉर्दर्न आइलैंड में सेटल होते हैं तो समझो कि वो आप इंग्लैंड में ही हैं। फिर वहाँ से आप अगर मेनलैंड इंग्लैंड में आना चाहते हैं तो आप यहाँ पे भी आकर सेटल हो सकते हैं। ऑब्वियसली क्योंकि हम जनरल इन्फॉर्मेशन देते हैं, डिटेल इन्फॉर्मेशन का तो वक्त नहीं होता और ना ही ये जो फोरम है इस पर डिटेल इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। तो हम एक आपको ये एक रास्ता जो है वो बता रहे हैं। अभी भी अगर अभी भी जो लोग इनफैक्ट यूरोप में मौजूद हैं, यूरोप में ये हमारा प्रोग्राम जाता है और वो अपने रिश्तेदारों को अगर वहाँ से आयरलैंड और आयरलैंड से फिर इंग्लैंड का जो रास्ता है ये पॉसिबल है, मौजूद है। इस आपको इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। ज़रूरी नहीं है कि आप आयरलैंड मूव हों, आप मूव का इरादा आपने करना है। जब आप इरादा करेंगे तो फिर आप जो है वो अपने डिपेंडेंट को भी वहाँ पे लेकर जा सकते हैं। क्योंकि यूरोपियन केस के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ तो मैं आपसे मज़ीद ये बात जो है करना चाहता हूँ कि ज़्यादातर जो एप्लीकेशन इंग्लैंड के लिए लोगों ने यहाँ पे जमा किए हुए थे वो रिफ्यूज़ हुए। और जब रिफ्यूज़ हुए तो फिर ये प्रोग्राम जो अपने ये जो फिर अपील की राइट्स थी लोगों को, तो अपील राइट जब लोगों ने जो है वो इस्तेमाल की तो अब वो जो है वो हेयरिंग जो है ट्राइब्यूनल की जो हेयरिंग डेट्स हैं वो इनफैक्ट आ रही हैं, जो है अभी आस्ता आस्ता आ चुकी हैं बहुत सारी और कुछ आ रही हैं। कुछ लोगों की जो है वो जो है रिफ्यूज़ल लेटर रिफ्यूज़ल ही नहीं मिला उन्हें या रिफ्यूज़ल अब तक नहीं आया। वो तो एक डिफरेंट सिचुएशन है। अगर ऐसी सिचुएशन है कि जहाँ पे क्योंकि कुछ लोग अभी भी हमें कॉल कर रहे हैं जी साल से ऊपर हो गया, बहुत सारा अरसा हो गया कि उनने जो है वो एप्लीकेशन दिया था और अभी तक जो है वो रिफ्यूज़ल ही जो है ईसीओ ने जो है वो नहीं दिया है। तो उसके लिए अगर ऐसी सिचुएशन है, क्योंकि इतना अरसा लगना नहीं चाहिए, अगर लग रहा है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं या तो आपके एप्लीकेशन जो है वो सही तरीके से नहीं किया गया था या गलत किसी कैटेगरी में किया गया है। ये मैं आपको बताता हूँ कि गलत कैटेगरी कैसे हो सकती है, क्योंकि जो पेरेंट्स थे और स्पाउस उनका जो है वो एप्लीकेशन डिफरेंट था। जो एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स थे उनका एप्लीकेशन जो था वो इनफैक्ट डिफरेंट है। तो आप ऐसे ही हुआ कि कुछ वहाँ पे कंसल्टेंट जो थे उनको इतनी समझ नहीं थी कि वो जो एप्लीकेशन किस किस्म का उन्हें डालना था। तो वो जब पेरेंट्स का एप्लीकेशन डाला या स्पाउस उसी के साथ उन्होंने अपने एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स जो थे उनका भी एप्लीकेशन उन्होंने डाल दिया। और अब जब अपील राइट हुई तो अदालत में जब केसेस गए तो होम ऑफिस ने जो है वो ओबियसली ईसीओ ने रिफ्यूज़ कर दिया। मतलब बेसिस उसने जो कागजात थे उनको उसने चेक ही नहीं किया, बिल्कुल ही वो जो कागजात थे उनको उन्होंने कोई किसी किस्म का नोटिस नहीं लिया और उन्होंने आउट राइट रिजेक्ट कर दिया कि एप्लीकेशन ही गलत जो है ये हुआ है। तो अगर ऐसे भी पॉसिबल है कि अगर कोई सिचुएशन है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 18 जो है जब एग्रीमेंट विड्रॉल एग्रीमेंट हुई थी तो उसमें ये था कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन है
तो नाज़रीन एक बात मैं थोड़ा सा जो है ना वो माज़रत चाहता हूँ कि आई थिंक टेलीफोन जो है वो रिंग करने की जो टोन जो है वो आई थिंक आ रही है। तो हम जो है उसके लिए स्टूडियो से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ पे जो है आप नीचे कोई आए और इसे चेक करें कि ये टेलीफोन की आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो नाज़रीन माज़रत चाहते हैं इसके लिए, ये कोई इनफैक्ट मसला है क्योंकि टेलीफोन टोन जो है वो इतनी देर रिंग नहीं करनी चाहिए। ये कोई टेलीफोन का जो है वो हमें यहाँ पे कोई टेलीफोन में कोई गड़बड़ है जो एक्चुअली कंटिन्यूसली रिंग कर रहा है। तो स्टूडियो में जो अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज़ टेक अ नोटिस के देयर इज़ अ टेलीफोन मोबाइल रिंग कर रहा है, उसको आपने कट ऑफ करना है। जी नाज़रीन सॉरी अबाउट दैट। हम इनफैक्ट अज़ाफ़ा यार नीचे कोई भी नहीं है, यहाँ पे एक टेलीफोन को रिंग हो रहा है, उसको आके बंद करें प्लीज़। नाज़रीन सॉरी अबाउट दिस। जो है जो बात हम मैं अपील के हवाले से करना चाहता था, क्योंकि अब अपील जो है यूरोपियन जो है वो इनफैक्ट जो है वो आ रही हैं और बहुत सारी अपीलें मैं ख़ुद ने अटेंड की हैं, क्योंकि मैं बैरिस्टर हूँ तो ट्राइब्यूनल में मैं ख़ुद ही जाता हूँ। तो जैसे जैसे अपीलें आती हैं जो वकील हज़रात आई मीन जो होम ऑफिस है वो और जो जजेज़ हैं वो जो हैं वो इनफैक्ट हर केस में बड़ी अजीब सी बात है कि कोई ना कोई नई रिक्वायरमेंट, कोई ना कोई नई बात जो है वो जो एक्चुअली रूल्स और रेगुलेशन में है नहीं है, जो डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं होती है पेश करने की, वो जो है वो मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं जी वो जो जैसे अपेलेंट है उनकी वहाँ पे जो सर्कमस्टेंसेस हैं उसके बारे में आपने नहीं बताया है। तो ज़्यादातर सिचुएशन ये होती है कि जब जो स्पॉन्सर एप्लीकेशन करता है अपने डिपेंडेंट का, तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री से, पाकिस्तान से, और फिर ज़्यादातर वो लोग गांव के इलाके में होते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो उनके पास वो जो है एजुकेशन ना होने की वजह से, और फिर देहातों में जॉब का जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत कम होती हैं, तो वो काम नहीं करते होते हैं, तो फिर वो बैंक की स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप्स या एम्प्लॉयर का लेटर वगैरह वो तो ऑब्वियसली क्योंकि काम ही नहीं करते, तो वो कहाँ से जो है आपने एप्लीकेशन के साथ लगाना है। लेकिन अगर ये आप सही तरीके से जो लॉयर हजरात हैं, अगर आप ये एक्सप्लेन नहीं करेंगे जब अपील पे जाएंगे, तो वो जज जो है वो नहीं समझ सकेंगे और वो आपकी एप्लीकेशन जो है वो इनफैक्ट ईसीओ ने इसी बात पे रिफ्यूज़ किया, और आगे जब जज ये बात नहीं समझेगा तो वो भी आपका जो है एप्लीकेशन जो है वो रिफ्यूज़ कर देगा। तो इस बात का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि ये चंद ऐसी बातें हैं जो मैंने अब जितनी जो नई अपील्स आई हैं उसमें मैंने देखा है कि क्योंकि ये जो ट्राइब्यूनल जज होता है उसके पास डिस्क्रेशन होती है कि कौन सा एविडेंस वो एक्सेप्ट करे है या ना करे। अगर आपने पहले सबूत साथ नहीं लगाए हुए थे तो अभी भी आप इन सबूत साथ लगा सकते हैं, क्योंकि यूरोपियन एप्लीकेशन का जो रूल्स हैं वो स्लाइटली डिफरेंट है कि जो सबूत जो ट्राइब्यूनल जज होता है उसके पास ऑन द डे ऑफ हेयरिंग होता है, तो वो जज उनको उस सबूत को उसे काउंट करना पड़ता है। ये नहीं है कि जब आपने एप्लीकेशन डाला था ईसीओ का जो अपने रिश्तेदारों का ऑनलाइन, तो उस वक्त जो डॉक्यूमेंट आपने साथ लगाए थे अगर उसमें कुछ डॉक्यूमेंट मिस थे, नहीं साथ थे, तो जो है जब हेयरिंग होगा तो जज कहेगा क्योंकि उस वक्त ये डॉक्यूमेंट साथ नहीं थे तो अब मैं इनको कंसिडर नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है, जो यूरोपियन अपील्स होती हैं वो डेट ऑफ हेयरिंग तक जो है वो जज जो भी आप डॉक्यूमेंट साथ लगाएंगे उसको वो कंसिडर करेगा। वो इसलिए जो है वो अखराजात के वहाँ पे उनके जो बिल वगैरह हैं वो और बाकी अगर कोई बच्चे उनके हैं वो स्टडी कर रहे हैं तो वो स्टडी के जो ट्रैवल है जाने आने का, वह स्कूल का जो ख़र्चा है, किताबों का ख़र्चा है, वो सारे डॉक्यूमेंट जो है वो आप साथ लगाएं। सबसे बेहतर यही है कि आप एक जो है वो अखराजात का जो है ना एक चार्ट शीट जो है वो बनाकर जो है वो अपनी जब हेयरिंग आए तो उसमें वो पेश कर दें कि ये इनका टोटल मंथली ख़र्चा है और इतना जो इनके स्पॉन्सर जो बाहर हैं वो इनको इतने पैसे भेज रहे हैं, ये सारे जो इनका अखराजात हैं वो जो पैसे बाहर से आ रहे हैं वो इनफैक्ट उनसे इनका दारोमदार चलता है। इसमें
एक जो मैंने रिसेंटली देखा, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो होम ऑफिस का रिप्रेजेंटेटिव है या जो बैरिस्टर उन्होंने किया हुआ है या अदालत में जो जज बैठा हुआ है, वो क्योंकि थर्ड वर्ल्ड कंट्री में या ये मुख्तलिफ मुल्कों में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ के सिस्टम के मुताबिक नहीं है, और सम टाइम वो अपडेट नहीं है, एडवांस नहीं है जितना हमारा सिस्टम यहाँ पे मौजूद है। तो उसकी वजह से कुछ जो है वो जो ट्राइब्यूनल जज होते हैं उनको भी, और होम ऑफिस का जो वकील है या बैरिस्टर जो है वो अगर उसको जिस मुल्क के लोग हैं जिनकी अपील उनके पास है तो ज़्यादा मालूमात ना हो, तो वो अजीब सी जो है वो मिस्टेक्स करते हैं, और उनसे आपको बाखबर होना चाहिए। आपको अदालत को जब आप अपना सबमिशन करते हैं तो ये आप उनको बताएं कि ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, और थर्ड वर्ल्ड कंट्री में भी ये वहाँ के जो रूरल एरिया है, जो देहात का एरिया है, ये लोग वहाँ से आते हैं, और वहाँ पे जो काम की सूरत हाल है, और फिर स्पेशली सम टाइम वो कहते हैं जी लड़कियाँ जवान हैं वो भी काम क्यों नहीं करती हैं, तो वो आपने एक्सप्लेन करना होता है कि क्योंकि इन रूरल एरिया में देहात में इतना वो ये नहीं होता है कल्चरल वाइज कि जो लड़कियां हैं वो बाहर जाकर काम करें। इवन लड़के जो हैं अगर पढ़े लिखे नहीं हैं तो वो ये कल्चर नहीं है कि वो गांव से मूव होकर कहीं शहर में चले जाएं और वहाँ जाकर काम करें। ये सारी बातें आपको सही तरीके से जो है वो एक्सप्लेन करनी पड़ती हैं। जैसे मैं रिसेंटली एक हेयरिंग की है, वहाँ पे जो रिस्पोंडेंट का लॉयर था वो बार बार ये कह रहा था कि जो स्टेटमेंट जो अपेलेंट की थी वो इनफैक्ट जो स्पॉन्सर था वो पैसे जो है बैंक के ज़रिए भेजता था, मंथली एक किस्म का डायरेक्ट डेबिट लगाया हुआ था। तो उसमें जो रिस्पोंडेंट था उसने नोटिस किया कि जब अपेलेंट पैसे विड्रॉ करता है, एक तो वो एटीएम मशीन इस्तेमाल करता है और दूसरा वो चेक एक इशू करता है जिससे वो पैसे जो है वो निकलते हैं। अब क्योंकि यहाँ का जो सिस्टम है, यहाँ पे जो अब आप पैसे निकालने जाते हैं बैंक में तो आपको चेक अपने नाम का आपको इशू नहीं करना पड़ता, पैसे आप जो है वो वहाँ पे रसीद देते हैं, आपको पैसे मिल जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में अगर आपने चेक अपने खुद पैसे आपने निकालने हैं तो वहाँ पे आपको अपने नाम पे चेक बनाकर पेश करना पड़ता है बैंक को, और बैंक जो है वो आपको जो है पैसे देगा। अब क्योंकि वो विड्रॉल बाय चेक लिखा हुआ था तो रिस्पोंडेंट था, उसे इस बात की समझ नहीं आ रही, तो वो समझता था कि चेक तो उस ऐसी सिचुएशन में यहाँ जैसे यहाँ पे हम करते हैं कि किसी दूसरे को हमने अगर पैसा देना हो तो हम वो जो है वो चेक जो है इशू करते हैं। तो अब वो ये समझ रहा था कि ये बाहर से पैसे इसको स्पॉन्सर भेज रहा है इसका खर्चात के लिए, तो ये आदमी क्या कर रहा है कि ये आगे से किसी और को चेक इशू कर रहा है, तो वो इनका डिपेंडेंट कैसे हो सकता है। तो फिर ओबियसली जज जो था वो भी उनको भी इस बात की इल्म नहीं था कि इनफैक्ट और जब मसला ये हो जाता है कि अगर जो लॉयर होता है वो अगर इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करे अपने सबमिशन में तो वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हो जाता है। आप जो है वो फिर एविडेंस या सबूत देना शुरू कर देते हैं जो एज ए लॉयर आप दे नहीं सकते हैं, आप उसमें स्टक हो जाते हैं और फिर आपको जो है वो एक्सप्लेन करना भी जो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैंने जो है क्योंकि होम ऑफिस का जो रिप्रेजेंटेटिव था उसने इस बारे में सबमिशन में भी उसने कहा, सवाल भी इसमें इस बारे में किए, तो मैंने फिर वो जो है वो जो है कुछ जो हमारा क्लाइंट थे, स्पॉन्सर थे, उनसे जो है मैंने वो इन्फॉर्मेशन निकाली कि जब मैं सबमिशन करूं तो ये बात जो है फैक्चुअल जो है वो ऑलरेडी जो है स्पॉन्सर अदालत को बता चुके। सो जब मैं इस पे एक्सप्लेनेशन करूं तो जज ये ना कहे कि आप सबूत दे रहे हैं, तो जो सबूत एज ए लॉयर आप नहीं पेश कर सकते, आप सिर्फ कानूनी बात कर सकते हैं। तो इस किस्म की बातें जो है मैं क्योंकि ये रिसेंटली मैंने बहुत सारे केस किए हैं और रेगुलर कर रहा हूँ, तो ये जो है ये जो एक्सपीरियंस मेरी है, इसलिए जितने भी मेरे जो लोग हैं जिनके अपील्स यूरोपियन पेंडिंग पड़ी हुई हैं या जो वकील हजरात ये अपीलें करने हैं या करने के लिए जाते हैं, तो इन चीज़ों का आप ख्याल रखें। क्योंकि एक दफ़ा इनफैक्ट जैसे मैंने कहा कि कुछ ऐसे सवाल जो है वो या रिस्पोंडेंट कर देता है या उसके जो जज हैं वो इनफैक्ट ऐसे कर देते हैं सवाल जो इनफैक्ट क्लाइंट और आप प्रिपेयर नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ भी वो सवाल कर सकते हैं। तो जैसे एक केस जो मैंने किया कोई एक माह पहले, तो वहाँ पे जो है वो जज ने एक सवाल कर दिया हमारे क्लाइंट को जो स्पॉन्सर था उसको कि भाई आप तो कितने अरसे से
अपने रिश्तेदार को पैसे भेज रहे हैं तो आप उन्हें पैसे भेज दे रहे हैं, आप उनको यहाँ पे बुलाने का आपको क्या ज़रूरत पड़ी हुई है। तो अब ओबियसली ये बड़ा वैलिड किस्म का सवाल है कि पहले 4-5 साल से या 10 साल से आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको पैसे दे रहे हैं, तो उनका गुजारा चल रहा है। तो अब ये कि क्या इतनी ज़रूरत पड़ गई आपको कि आप अभी उनका एप्लीकेशन जो है वो करके उन्हें यहाँ ज्वाइन करने की क्या ज़रूरत है। तो अब ओबियसली ये सवाल जो था ये बड़ा वैलिड सवाल था। तो लकली हमारे जो क्लाइंट थे वो इनफैक्ट बहुत उनके जहन में कोई बात थी इसके हवाले से, तो उन्होंने कहा कि ये हुआ कि क्योंकि मेरी उम्र जो है ये 60 से ज़्यादा हो चुकी है, तो मेरे बच्चे जो हैं यूरोप में रहते हैं, वो तो इतने वाकफ़ नहीं है बाकी फैमिली की जो एक्सटेंडेड फैमिली मौजूद है बैक होम, और ना ही वो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। अगर मुझे कुछ हो जाता है, मैं अब बीमार रहता हूँ, और अगर मुझे कुछ हो जाता है तो जो मेरे फैमिली वहाँ पे एक्सटेंडेड है जिनको मैं इतना अरसा सपोर्ट कर रहा था, तो फिर उनको फाइनेंशियल सपोर्ट तो बंद हो जाएगी। अगर बंद होगी तो वो उनके लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मेरे बच्चे तो उनको सपोर्ट कर नहीं सकेंगे, ना उनके पास इतनी इंटरेस्ट है और ना ही उनको इतनी समझ है। तो मैंने सोचा कि बेहतर यही है कि मैं उनको, क्योंकि ये रूल्स एंड रेगुलेशन भी बदल रहे थे, आने वाले वक्त में मैं फिर एप्लीकेशन जो है वो नहीं कर सकता था, क्योंकि हम यूरोप से जो है बाहर चले जाएंगे। तो इसलिए मैंने वो डिसाइड किया कि मैं उनको यहाँ पे बुला लेता हूँ, क्योंकि आने वाले वक्त में अगर मुझे कुछ होता है तो वो फाइनेंशियली जो है वो बेटर पोजीशन में होंगे। तो ये एक ऐसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अगर इनफैक्ट वो तसल्ली बख्श जवाब ना दे सकता, तो जहाँ तक मेरा जायज़ा है, इवन दो ये पार्ट ऑफ इमिग्रेशन रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी जो जज है उसको, क्योंकि ये इनका ज़्यादातर इश्यू का जो रिफ्यूज़ल का रीज़न बिहाइंड यही होता है कि ये जो एप्लीकेशन लोगों ने किए हुए हैं ये जेन्युइन नहीं है, ये बनाए गए हुए हैं। तो फिर ये ऐसे जो सवाल होते हैं, अगर इनका आप एक तसल्ली बख्श जवाब ना दे सकें, तो फिर वो जो बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो आपके ख़िलाफ़ जा सकती है। तो इन चीज़ों से जो है इनफैक्ट ऐसे सवालों से जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके क्लाइंट जो है वो नॉर्मली ज़्यादातर जो जितने भी क्लाइंट इस हमारे पास आ रहे हैं अपील के लिए, यूरोपियन अपील के लिए, वो पहले अदालत के जो सिस्टम है, ट्राइब्यूनल का जो सिस्टम है, जो प्रोसीजर है, उसको उनकी आगाही नहीं है उनको, और ना ही पहले उन्होंने कभी ऐसे कोई जो है अदालती मामलात में कोई हिस्सा लिया होता है। तो बहुत ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो इनफैक्ट थोड़ा सा वैसे भी नर्वस होते हैं, वो लोग जो लॉयर होते हैं उनको पहले बुलाकर उनसे स्टेटमेंट वगैरह ले लेते हैं, जो इशू उनके लॉयर जानते हैं कि आगे जाकर उनको सवाल किए जाएंगे, उस पे उनको अवेयर भी करते हैं कि इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है कि वो या उनसे पहले ही उनका वो जवाब ले लेते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा है कि ये डिस्क्रेशन होती है जज की, और जज कोई भी चीज़, कोई भी इंफॉर्मेशन वो मांग सकता है। तो अगर आप का क्लाइंट जो है वो पहले से अवेयर ना हो, तो अचानक कोई ऐसा सवाल उनको अगर वो किया जाए, तो वो हो सकता है कि उसका आप जवाब जो है वो उनके जो है ख़िलाफ़ भी जा सकता है। तो इसलिए मैं अपने तजर्बे से ये कह रहा हूँ कि जिन लोगों के अपील पेंडिंग्स हैं वो इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें, और उनके जो वकील हज़रात हैं उनको भी चाहिए कि जो है ऐसी चीज़ों से अपने आप को अवेयर रखें और अपने क्लाइंट को भी अवेयर करें। नाज़रीन, कोई ऐसी रीसेंट जो है बिग चेंजेस जो है वो नहीं आई हैं, जो आई थी मैंने आपको बता दिया फ़ीस के हवाले से। तो अगर आप मैं जो है कुछ लोग जो है वो इनफैक्ट वर्क परमिट की बात करते हैं बहुत सारे, क्योंकि हमारा दफ्तर पाकिस्तान में मौजूद है, तो पाकिस्तान से वर्क परमिट के हवाले से जो है वो बहुत सारी जो है हमें जो है कॉल्स भी आती हैं, लोग इन्फॉर्मेशन भी लेते हैं, और एक जो है वहाँ पे पूरे पाकिस्तान में और बाकी कंट्री में भी ऐसी है कि वहाँ पे वर्क परमिट का जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ज़्यादातर लोगों को गलत दी जाती है, और उसकी वजह से लोग अपने पैसे भी खो देते हैं। तो मैं इस बारे में थोड़ा सा आपको इस प्रोसीजर के बारे में अब बात करना चाहता हूँ कि वर्क परमिट के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो आपका एम्प्लॉयर होगा, जो आपको काम देगा,
उसके पास स्पॉन्सरशिप लाइसेंस होना चाहिए, यानी कि ये एक इजाज़तनामा होता है जो आपने यहाँ पे होम ऑफिस को आपने अप्लाई करना होता है एज एम्प्लॉयर कि मुझे बाहर से जो है यहाँ पे मुझे जो है वो लोग नहीं मिल रहे हैं, मेरे पास काम है लेकिन जो वर्कर्स हैं उनकी शॉर्टेज है, तो मुझे जो है बाहर से लोग लेकर आने की इजाज़त दी जाए। तो सबसे पहले उनके पास जो है वो इनफैक्ट स्पॉन्सरशिप लाइसेंस होना चाहिए। अब ये किस किस्म के एम्प्लॉयर हैं जिन जो अप्लाई कर सकते हैं स्पॉन्सरशिप लाइसेंस, वो मैं आपको बताता चलूँ कि ये नहीं है कि आपके पास एक कॉर्नर शॉप है और कॉर्नर शॉप में आपने किसी को लगाना है, या आपके पास छोटा सा जो टेक अवे है उसमें आपने किसी को लगाना है, तो आप कहेंगे जी हमें स्पॉन्सरशिप लाइसेंस ले लें, हम बाहर से जो है कोई लोग लेकर आएंगे। ऐसे नहीं हो सकता है। आपके पास या तो एक जो है वो एक से ज़्यादा बिजनेस हो और उसमें आपको जो है वो लेबर नहीं बल्कि आपको कोई चाहिए आदमी जो पढ़ा लिखा जो इनफैक्ट पोस्ट हो उसके लिए, क्योंकि इसमें इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है। और ये जो लोकल ऑब्वियसली अगर जॉब है तो वो लोकल लोग उनको पूरी कर सकते हैं। तो फिर जब वो आपसे आप अप्लाई करते हैं स्पॉन्सरशिप के लिए, तो फिर वो आपसे आपका जो टर्नओवर होता है सालाना उसका भी वो आपको बताना पड़ता है। अगर आपकी टर्नओवर इतनी नहीं है, क्योंकि ये जितनी बार से वर्क परमिट के लिए लोग आएंगे उनको एक फ़िक्स तनख्वाह होती है, वो आपको देनी पड़ती है। अगर अपनी खुद की आपकी टर्नओवर इतनी नहीं है कि आप किसी को बाहर से लेकर आकर काम देंगे और उसे आप अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो डिपेंड करेगा आपकी सालाना आपने डिक्लेयर जो टैक्स में आपने क्या डिक्लेयर किया हो कि आपका सालाना कितनी टर्नओवर है, कितनी आपकी आमदनी है। तो जैसे ये जो वर्क परमिट के रूल्स हैं उसमें 20,000 से लेकर 25,000 तक जो है ये सालाना जो है तनख्वाह जो है आपको अपने वर्कर को देनी पड़ती जो है वो बाय रूल्स एंड रेगुलेशन जो ये हैं वर्क परमिट के, उसके हवाले से आपको जो है वो देनी पड़ती है। तो अगर शॉर्टेज कैटेगरी है तो फिर 20 से शुरू होगा, अगर नहीं है तो फिर 25,000। तो ये जो है बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि पाकिस्तान में ऐसे लोग समझते हैं कि वर्क परमिट कोई ऐसी चीज़ है जो इनफैक्ट कंसल्टेंट जो है उनके पास पड़े हुए हैं, कोई कार्ड्स हैं या जैसे को है कि उनके पास ये चीज़ मौजूद है और लोग आएंगे वो उनको जो है वो बांट रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। उसके लिए डेफिनेटली आपके पास जो है वो स्पॉन्सर होना चाहिए और उस स्पॉन्सर को ज़रूरत होनी चाहिए। ज़्यादातर जो यहाँ पे शॉर्टेज हैं इस वक्त वो इनफैक्ट बहुत सारे एरिया जो हैं उसमें बहुत सारी शॉर्टेज डेफिनेटली मौजूद है। यहाँ पे जो है लेबर तबके की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हर महकमे में जो है लेबर की भी और पढ़े लिखे लोगों की भी डेफिनेटली जो शॉर्टेज है। और जो हमारी इतला है उसके मुताबिक गवर्नमेंट को जितने भी मुख्तलिफ अदारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो रेगुलर जो है इन्फॉर्म कर रही है गवर्नमेंट को कि हमें जो है वो शॉर्टेज है वर्कर्स की। तो ये आप कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को एक्सपेंड करें, आसान करें कि लोग बाहर से आएँ तो आकर जो है हमारे जो ज़रूरियात का काम है वो करें। क्योंकि याद रहे कि यूरोप के लोग यहाँ थे और वो बहुत सारे जो काम वो कर रहे थे, अब वो चले गए जब, तो पिछले 10-12 साल से इमिग्रेशन इन्होंने कोई इतनी सख्त की हुई थी कि लोग बाहर से भी यहाँ नहीं आ सके। तो उसके हवाले से उसकी वजह से यहाँ पे जो है वो शॉर्टेज इनफैक्ट बढ़ती जा रही है और मज़ीद बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम मौजूद नहीं थे जो यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो या लोकल बच्चे जो हैं उनको ट्रेन करके ऐसी शॉर्टेज जो कैटेगरीज थी वहाँ पे वो उनको फिर एडजस्ट किया जाए। लेकिन ऐसे हुआ नहीं है। अब गवर्नमेंट ने कोई थोड़ा सा प्रोग्राम शुरू किया था, लेकिन फिर भी वो इनफैक्ट जो इनकी ज़रूरियात है वो पूरी नहीं हो सकेगी, क्योंकि यहाँ के यंग जो लोग होते हैं वो इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हैं जो लंबे दावा काम करने के या सख्त जो काम है वो करने के लिए। तो फिर स्टिल यहाँ पे डेफिनेटली लोग बाहर से इनकी ज़रूरत है कि बाहर से लेकर आएँ। तो देखते हैं कि आने वाले वक्त में ये क्या जो है वो सूरत हाल डेवलप होती है। आज भी मुझे एक जो है वो पेशावर से पाकिस्तान से कॉल आई कि वहाँ पे वो कह रहे हैं कि आज़ाद वीज़े जो हैं इंग्लैंड के वो कोई उन्होंने किसी कंसल्टेंट ने उनको बताए हैं कि मेरे पास हैं।
तो वो मुझसे पूछ रहे थे कि ये आज़ाद वीज़े किस किस्म के होते हैं, उनका क्या प्रोसीजर है, ये क्या है। तो अब ऑब्वियसली यहाँ पे तो कोई ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं है आज़ाद वीज़े का। आज़ाद वीज़े का जो कॉन्सेप्ट है वो तो एक्चुअली मिडिल ईस्ट में है और यहाँ पे तो है नहीं है। यहाँ पे तो जो वर्क आपको परमिट मिलेगा वो तो सब के लिए सेम है। उसमें 5 साल का वर्क परमिट जो होता है वो होता है, उसके बाद आपको जो है वो इंडेफिनिट लीव मिल जाती है। और जैसे मैंने कहा कि आपके पास स्पॉन्सर होना चाहिए, आपको इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए, और जिस एरिए में जो एम्प्लॉयर को वो जो एम्प्लॉई उसे चाहिए उसमें उसको ऑब्वियसली एक्सपीरियंस या तजर्बा भी होना चाहिए। तो अब ये कोई भी बंदा वो वहाँ पे वो कहें जी आपको हम आज़ाद वीज़ा दे रहे हैं, आप जाएँ जाकर वहाँ काम कर लें, तो ऐसा बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता। क्योंकि ये प्रोग्राम पाकिस्तान भी जा रहा है, बहुत सारे और मुल्कों में भी जा रहा है। तो ये बात याद रखें कि ऐसा जो भी कोई आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो डेफिनेटली गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वो पूरी बात नहीं बता रहा। पे एक दफ़ा और मैंने आपको बताता चलूँ कि वर्क परमिट रिलेटेड क्योंकि मुख्तलिफ़ किस्म के हमें इंक्वायरीज़ आती हैं। तो एक दफ़ा जो है वो मुझे जो है कॉल आई, वो कह रहे हैं कि 18 से लेकर 21 साल के जो नौजवान हैं उनके लिए कोई वर्क परमिट जो है यूके के ओपन है। तो ये कोई कंसल्टेंट है जो उनको वो ऑफ़र कर रहा है, तो वो इंग्लैंड जा सकते हैं। और पता नहीं वो कितने पैसे मांग रहा था। तो अब ऐसा कोई भी इनफैक्ट नहीं है कि जहाँ पे वर्क परमिट में कोई कैटेगरी जो है वो फिक्स है कि 18 से लेकर 21 साल ही जाएंगे वर्क परमिट। 18 से ऊपर कोई भी बंदा अगर उसको वर्क परमिट उसका स्पॉन्सर जो है वो इनफैक्ट एम्प्लॉयर उसे लेना चाहता है तो वो ले सकता है। उसमें ये ऐसी कोई बात नहीं है कि वहाँ पे कोई एज लिमिट हो। अब ऑब्वियसली केयरर्स जो होते हैं जो लोगों की देखभाल करते हैं उसकी यहाँ पे बहुत सारी शॉर्टेज है। उसमें कुछ लोग जो हैं यहाँ पे आए हैं वर्क परमिट पे, लेकिन उसमें ऑब्वियसली फिर भी आपको जो केयरर जो एक्सपीरियंस है किसी की लुक आफ्टर करने की वो आपके पास एटलीस्ट जो है वो साल की होनी चाहिए, या आपके पास कोई रिकगनाइज यूनिवर्सिटी से 6 माह या साल का जो है वो डिप्लोमा या डिग्री आपके पास होनी चाहिए, जिस पे आप जो है वो फिर अगर किसी यहाँ के जो अदारा है वो या कोई एम्प्लॉयमेंट एजेंसी है जिनने बेसिकली आगे जो है मुख्तलिफ़ अदारे जो ओल्ड पीपल्स होम्स हैं या डिसेबल लोगों के जो अदारे हैं उनके साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट है कि वो उनको वर्कर्स प्रोवाइड करेंगे, तो वो फिर एजेंसी जो है वो बाहर से लोगों को रिक्रूट कर सकती है। लेकिन उसमें भी जैसे मैंने कहा कि तनख्वाह का जो है वो एक जो फ़िक्स सालाना है वो भी होनी चाहिए, आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए और उसके साथ आपको उस एरिए का तजर्बा भी होना बहुत ज़रूरी है। और एज लिमिट एज सच नहीं है। लेकिन अभी अमेजिंग बात यह है कि जब मैंने क्लाइंट को कहा जिसने मुझे फ़ोन किया कि ऐसा नहीं हो सकता, तो उसने जाकर कंसल्टेंट से बात की और कंसल्टेंट स्टिल इस बात पे जो है वो खड़ा था कि बल्कि उसने एक छोटा सा मैसेज मुझे भी भेजा, नहीं जी हमारे पास तो इतने लोग थे जो इस वीज़े के कैटेगरी के अंदर बाहर गए हैं। तो अब ऑब्वियसली वो पॉसिबल है कि वो वर्क परमिट में लोग गए हों, लेकिन वो जो 18 से 21 साल का जो वो बात बता रहा है वो बात जो है वो बिल्कुल इमिग्रेशन रूल्स और रेगुलेशन में नहीं है। वैसे वो यंग लोग थे, शायद उनके पास जो तजर्बा था वो जो जिन्होंने लेने थे जो एम्प्लॉयर थे उन्होंने यंग लोग उन्होंने लिए कि आगे जाकर उनके लिए बेहतर हो। तो वो उनका अपना कोई एक इंटरनल मसला हो या उनकी ज़रूरत हो तो वो और बात है। लेकिन ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशन में नहीं है कि वीज़े जो है वो 18 से लेकर 21 साल के लिए लोगों के लिए वर्क परमिट जो है वो पड़े हुए हैं, लोग आएँ आकर लेकर वो जाएं और जाकर बाहर जाकर काम करें। ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी जितनी भी इंफॉर्मेशन जो है वो फैलाई जाती है वो गलत होती है, या सम टाइम ऐसे होता है कि इंफॉर्मेशन जो है वो उसका जो तरीक़ाकार है जो रूल्स एंड रेगुलेशन है या जो जिसको वो अप्लाई कर रहे हैं उसको एक नासमझी की वजह से हो सकता है कि वो एक अपना को रंग दे रहे हों और अपनी कोई अंडरस्टैंडिंग के जो है वो मुताबिक उसको एक डेफिनेशन दे रहे हैं जो इनफैक्ट है नहीं है। लेकिन फिर वो जो आगे लोग सुनने वाले होते हैं क्योंकि उनको थोड़ा सा क्या कहते हैं कि डिसीव करने का या उनको अपन काबू करने के लिए वो शायद उन्होंने इस किस्म का जो है वो शॉर्टकट लेकर लफ्ज़ों की हेर फेरी करके उसको एक किस्म का डेफिनेशन दे दी है
कि लोगों को उसकी अट्रैक्शन होगी तो वो उनके पास आएंगे, तो वो इस तरह उनसे वो पैसे निकाल सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे मैंने कहा है कि इन चीज़ों से ज़्यादातर जो बाहर लोग हैं वर्क परमिट के हवाले से, उनको ज़रूरी है कि अवेयर किया जाए, उनको आगाही की जाए, आगाह किया जाए कि इनफैक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन क्या कहते हैं, कि कहीं जाकर वो अपने पैसे जो है वो ज़ाया ना कर सें और या फंसा दें, बाद में उनको वापस मिलने के जो है वो चांसेस बहुत कम होते हैं और बड़ा मुश्किल हो जाता है। और नाजरीन, ये बात जो है मैं वर्क परमिट के हवाले से कर रहा था। अब मैं पेरेंट्स के हवाले से भी बात करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक ये बहुत बड़ा मसला है, पाकिस्तान में भी है, यहाँ पे ही है, कि कुछ फैमिलीज़ ऐसी हैं, बल्कि बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी हैं जो इनफैक्ट पूरे का पूरा जो घर है उनके जो हजरात थे वो इनफैक्ट बाहर चले गए हैं, या वो यूरोप में हैं या इंग्लैंड में हैं या कुछ कनाडा वो चले गए या अमेरिका चले गए, और उनके जो पेरेंट्स हैं अब वो अकेले रह रहे हैं। क्योंकि पहले तो वो ऑब्वियसली वक्त के साथ साथ उनकी जैसे उम्र ज़्यादा हो जाती है, तो फिर जो है वो बीमारी वगैरह और बहुत सारी जो है अकेलापन और डिप्रेशन ऐसी चीज़ें जो है वो स्टार्ट होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि जब वो अकेले होते हैं कोई भी उनके लुक आफ्टर करने के लिए जो है औलाद मौजूद नहीं, क्योंकि औलाद जब बाहर चलेगी आगे उनके बच्चे हो गए, वो स्कूलों में जा रहे हैं वहाँ पे यूरोप में या दूसरे मुल्कों में, तो वो रेगुलर वापस जा नहीं सकते। अब वो स्टक हैं बुरी तरह से, पेरेंट्स को भी उनकी ज़रूरत है, आगे उनकी उनके अपने बच्चों की भी उनको ज़रूरत है। तो इस हवाले से रूल तो हैं, इंग्लैंड में भी मौजूद हैं कि अगर आपकी वालदैन जो 65 से ऊपर हैं उनको आप जो है वो अपने साथ सेटलमेंट के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। उसमें 2-3 रिक्वायरमेंट ये होती हैं कि वो आपके डिपेंडेंट हैं, यानी कि आप उनको जो है उनका डेली अखराजात जो हैं वो आप पैसे भेजते हैं, उससे वो उनकी लिविंग होती है। दूसरा ये कि 65 से ऊपर हैं। तीसरा ये कि वो अकेले वहाँ पे रह नहीं सकते, यानी कि उनकी सेहत कुछ ऐसी हो चुकी है कि वो अकेले रह नहीं सकते। अब ये जो इनफैक्ट रूल तो मौजूद है, लेकिन जितने भी एप्लीकेशन इसके अंडर किए गए हैं वो इनफैक्ट रिफ्यूज़ होते हैं। और इसमें मैं पहले भी मैंने बात की है कि सबसे ज़्यादा जो फ़ीस है होम ऑफिस की वो इस कैटेगरी में है, जो पेरेंट्स की कैटेगरी में आप जब एप्लीकेशन करते हैं वो डबल है नॉर्मल जो एप्लीकेशन है उसके हवाले से। तो ये भी एक जो है ज़्यादती है। ये हमारे जो लोकल एमपी हैं, आपको चाहिए कि वहाँ जाएं, जाकर उनसे बात करें और फिर जो है ये जो आपकी मुश्किलात हैं, जो आपके बुज़ुर्ग वहाँ पे जिस कंडीशन में रह रहे हैं उसके जो है हवाले से उन्हें कहें कि ये एप्लीकेशन तो है लेकिन इसमें होम ऑफिस जो है लोगों को वीज़े नहीं दे रहे हैं। तो इसके बारे में आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि ये बहुत मैंने देखा है ऐसी ऐसी सिचुएशन है कि जो जब हम उनको देखते हैं वो सर्कमस्टेंसेस उनके हालात, तो हमें भी बहुत सारा महसूस होता है कि अब ऐसा वक्त है जहाँ पे औलाद को अपने माँ बाप का लुक आफ्टर करना नहायत ज़रूरी है। लेकिन इमिग्रेशन रूल जो है वो आड़े आए हुए हैं, वो इस अजीब तरीके से जो है वो फंसे हुए हैं। वो ये ना वहाँ जा सकते हैं, वो यहाँ आ नहीं सकते, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि यहाँ की जो कमिटमेंट है उनकी आगे औलाद है, उनका काम है, तो उसकी वजह से वो रेगुलर जा नहीं सकते। तो ये दो किस्म के एप्लीकेशन होते हैं, एक तो पेरेंट्स की एप्लीकेशन होता है जिसके जैसे मैंने कहा कि फ़ीस बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये ह्यूमन राइट्स के इशू में भी आता है। तो आप एप्लीकेशन ह्यूमन राइट्स के इशू में उसके अंडर करेंगे तो आपकी फ़ीस आधी बच जाती है। तो ज़्यादातर मैं जो एप्लीकेशन है वो ह्यूमन राइट्स के अंडर ही करता हूँ, तो उसमें फ़ीस आधी हो जाती है। जो डिसाइड करने का क्राइटेरिया है होम ऑफिस का वो एग्जैक्टली सेम है, उसमें कोई भी जो है वो फ़र्क नहीं है। तो ये है कि आपके पैसे बच जाते हैं। और फिर जब ये राइट ऑफ अपील भी इसमें मौजूद है, राइट ऑफ अपील पे आप जब जाते हैं तो वहाँ पे भी ये जो है वो रिफ्यूज़ ही हो रहे हैं, ट्राइब्यूनल वाले जो जज हज़रात हैं वो भी इनको रिफ्यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अब रिसेंटली मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में मैंने बात की थी कि थोड़ा सा जो है रूल में चेंजेस आने की वजह से वो अगर आप ये अदालत में जो है वो सबूत पेश कर सकते हैं कि जो आपके वालिदैन हैं उनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है और बीमार हैं, तो आप डॉक्टर का लेटर ले सकते हैं। और वो लेटर अगर ये कहता है कि अगर इनको सही तरीके से लुक आफ्टर ना की जाए या मेडिकल जो है वो सर्विस ना प्रोवाइड की तो इनकी ज़िंदगी एक जो है वो कम हो सकती है। अगर ये आप सर्विस कर सकते हैं तो फिर उनका वीज़ा लगने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। नाजरीन, वक्त जो है वो हमारा ख़त्म होने को आ रहा है।
मैंने पहले वो फेसबुक पे भी बताया है कि ओवरसीज़ के जो लोग हैं उनके लिए हमने एक पार्टी बनाई है, खिदमत खल्क लीग। तो उसमें हम ओवरसीज़ के लोगों की जो है वो हकूक़ को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने ये पार्टी बनाई है, और पाकिस्तान में ओबियसली के लिए और कश्मीरों के लिए भी। तो आने वाले वक्त में हमारा जो सोशल मीडिया उस पर हम इसके बारे में बहुत बात करेंगे, आगाही करेंगे, लोगों को बताएंगे कि हमारा मंशूर या नज़रिया क्या है। तो प्लीज़ इसको भी फॉलो करें। और मैं नेक्स्ट प्रोग्राम पे जो ये नेशनैलिटी का जो इशू बना हुआ था यहाँ पे, उसके हवाले से फिर मैं इस बारे में ज़्यादा बात करूँगा कि ये क्यों ज़रूरत है कि हमें जो यहाँ के जो लोग हैं यहाँ पे रह रहे हैं और आने वाले वक्त में जो उनके बच्चे हैं उनके हकूक़ को प्रोटेक्ट करना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि अगर ऐसा कोई वक्त आ जाता है कि यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन बदलते हैं तो इन बच्चों को वापस जाना पड़ जाए, तो वहाँ पे फिर उनके जो है वो एसेट जो है वो जो बाप दादा के हैं वो सेफ़ हों, और वहाँ पे एक सेफ हेवन या इंटीग्रेशन का एक प्रोग्राम मौजूद हो, जो हम ओवरसीज़ हैं वो ख़ुद उसको यानी कि सेट करें कि वो अगर ज़रूरत पड़े तो वो उन्हें इस्तेमाल कर सकें। इसके बारे में मैं बात करूँगा, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि एडिशन जो नेशनैलिटी के हवाले से जो है इशू कि वो कर्टेल कर रहे थे, नेशनैलिटी ख़त्म कर रहे थे अगर आप कोई भी क्राइम करते हैं, तो उसके हवाले से जो है मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में डिटेल में बात करूँगा और क्यों ज़रूरत पड़ी है कि हमें इस किस्म की जो है वो पार्टी बनानी पड़े। नाजरीन शुक्रिया, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीक। कि याद रहे 6 बजे लाइव हम आते हैं। तो अपना अपने दोस्तों का ख़ास ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। अल्लाह निगहबान।